आरोग्यदायी दिनचर्या की शुरुआत अगर हमको करना है तो सारा दिन हमको हमारा अच्छा जाए, इसके लिए दिनचर्या की शुरुआत रात से करें। रात में सोने के पहले अपने सिरहाने पानी का लोटा भर के रखें। लोटा अगर तांबे का हो तो बहुत बढ़िया, अगर तांबे का नहीं है तो मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं। मिट्टी का बर्तन तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो स्टील का भी रख सकते हैं। जितना हो सके प्लास्टिक की बोतल वगैरह कम करें। और फिर सोने के पहले क्या करें? देखो, अगर हमारी नींद सात्विक हो तो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी रहेगी। अगर अभी सोना कब है ये समझ लो, 9:30 10 बजे, ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे हम सो जाए। क्यों सो जाए 10:30 बजे तक? क्योंकि 11 बजे से, रात 11 बजे से 3 बजे तक हमारा लीवर, पित्ताशय और इसकी सफाई होती है। हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए ये जो लीवर है यह कार्यक्षम रहना चाहिए, और इसलिए रात को जल्दी सो जाए। सोने के पहले, सोने के पहले आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ज्यादा ना पिए, अगर थोड़ा सा पानी जरूर पिए। सारे दिन में अगर समझो पानी कम हो गया, पानी पीना हमारा कम हो गया, तो क्या होता है कि खून में पानी की कमी हो जाती, फिर ये ठंडी के दिनों में क्रैम्प्स आती। तो अगर समझो रात में आपके पाँव में क्रैम्प्स आ गई, माना जिसे कहते हैं हम नसें लगना, नस लग गई, तो क्या करना? नस लग गई तो तुरंत आप पानी निकालो, पहले पानी पियो और फिर खाली उसको सहलाओ। ऐसा खाली सहलाओगे ना तो भी वो नस खुल जाएंगी और क्रैम्प्स निकल जाए। अगर समझो नस लग गई और फिर आप डर गए, आप क्या होता है डर जाते, फिर डरने के बाद में फिर घर के लोगों को उठाते और फिर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर आपको ये नहीं बताता कि आपका पानी कम हो गया जिसके कारण नस लग गई, तो डॉक्टर बताता है अच्छा हो गया जल्दी आ गए, नहीं तो आपको लकवा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता था, और फिर आपको सलाइन चढ़ाई जाती। सलाइन चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में ही अगर पानी पी ले तो ठीक हो सकता। दूसरी बात, अगर हमारी नींद सात्विक आना चाहिए ऐसा अगर लगता है तो रात को सोने के पहले क्या करें, इसे समझ लो। सोने के पहले जैसा देखो, कोई व्यक्ति दुकान बंद करता है, दुकान बंद करता है तो कैश गिनता है, आज सारा दिन में कितना पैसा आया, कितना गया, किसका देना है, ये पूरा हिसाब किताब चुक चुक ठीक करता है और फिर दुकान बंद करता है। आपको भी अपनी ये दुकान बंद करनी है तो इतना तो करो कि सारे दिन में मेरे हाथ से जो भी कुछ बुरे कर्म हुए हैं तो ईश्वर पिता के सामने रखो कि मेरे हाथ से ये बुरे बुरे कर्म हो गए, उसके लिए माफी मांगो। अच्छा कर्म हो गया तो ईश्वर पिता आपको शाबाशी तो तभी देगा। और फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको ईश्वर पिता की याद करके सोना है। अगर समझो ईश्वर पिता की याद नहीं आती तो कम से कम ओंकार करो, ओंकार का जाप करो। ओंकार क्या है? तो ओंकार ये ईश्वर पिता को बुलाने का सहज सहज सुलभ साधन है। तो
तो ये ओंकार का अगर जप करते तो ओंकार में 3 शब्द है, अ उ म, अनंत ऊर्जामय शक्ति। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार के बारे में ये कहा है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, जो योगी पुरुष इसका ध्यान करते हैं, कामदम मोक्षदम चैव, सभी कामना सभी इच्छा पूर्ण हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति होती। तो रात में सोते समय ओंकार करके अगर हम सोते हैं, सारा हिसाब किताब चुकतू करके सोते, तो हमें बहुत जल्दी गहरी नींद आती। सोने के लिए अगर समझो अपन सोते क्यों है, तो जब सोते हैं तो उसमें से 6 सेकंड तक अल्फा लेवल आ सकती। तो 6 सेकंड की अल्फा लेवल प्राप्त करने के लिए आपकी अगर निंद्रा अच्छी हो तो 45 मिनट में ही वो हो सकता है। 45 मिनट नहीं हो तो 1.5 घंटा कर लो, 1.5 घंटा नहीं तो 3 घंटा कर लो, 3 घंटा नहीं तो 6 घंटा कर लो। तो 6 घंटा तो भी 6 घंटा नींद बहुत अच्छी तरह से अगर आपकी हो गई समझो, तो आपको सवेरे जब उठोगे तो एकदम फ्रेश लगेगा। नहीं तो फिर कोई लोग तो क्या करते हैं, रात में कोई चद्दर फाड़ता है, दुकान ये कपड़े का दुकान वाला तो चद्दर फाड़ता रहता है, तो कोई पैसे गिनता रहता है, और कोई तो फिर सोते वक्त समझो अच्छे नहीं सोए। सोते वक्त क्या करो, कहते हैं वाम कुक्षी, ये लेफ्ट साइड में अगर हम सोते हैं, ऐसे लेफ्ट साइड में करवट करके हम सोते हैं, तो क्या होता है, ये राइट नॉस्ट्रिल शुरू हो जाती है, अपनी सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती, और हमारा खाया हुआ अच्छे से पच जाता है। अच्छे से अगर पच गया हमारा, तो हमारी हमारी तबीयत बहुत अच्छी रहती। तो ऐसा करके पहले सो जाओ, फिर रात में जैसे भी सो सकते हो वैसे सो। दूसरी बात, सोने के कुछ लोग तो ऐसे चित्त लेट के सोते हैं, ऐसे सीने के ऊपर हाथ रख के सोते, और फिर रात में उनको ख्वाब आता है कि कोई मेरे सीने पे बैठा है और मार रहा है। तो ऐसा ना हो, तो हमारी नींद ऐसी हो। दूसरी बात, रात में थोड़ा सा अगर हम कम खाते हैं और जल्दी खाते हैं तो माना कम से कम सोने के पहले 3 घंटे अगर हम खाते हैं, माना 7 साढ़े 7 बजे अपन खाते हैं खाना, तो आपकी नींद भी तब तक तो खाना कभी थोड़ा सा पच जाता है, और फिर आप सो सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है। सवेरे फिर उठते हैं, सवेरे उठने के बाद क्या करें, जैसा सवेरे उठते हैं तो ईश्वर पिता का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि हे उस ईश्वर पिता ने हमको जीवित रखा। रात में हम सोते माना मुर्दा ही तो होते। तो पहले काम करो, हमारे भारतीय परंपरा में कहा है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। माना जब उठते हैं तो आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रखो, फिर धीरे धीरे आप ये हाथों की उंगलियां विलग करो, तो यहां से जो रोशनी आएंगी आपके आंखों के ऊपर जाएंगी, तो आपके, और फिर वहां आंखें खोलो तो आपके आंखों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसलिए ये करना जरूरी। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, ईश्वर पिता का धन्यवाद कर सकते, और हमारे भारतीय परंपरा में कहा है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे समक्ष्व में। माना भू माता का दर्शन करो, कहो उनको कि हे विष्णु पत्नी, कहा है धरती माँ को कि मेरे पाँव तुमको आपको लगेंगे, तो इसलिए मेरा मुझे माफ करना, मेरे मुझे क्षमा करना, और फिर आप काम की शुरुआत कर सकते। दूसरा क्या कर सकते हैं, और अगर समझो आपको पेट साफ करना है तो क्या करो, उठो, उठने के बाद में जैसा, अगर
तुरंत अगर समझो आपको लैट्रिन को जाना है तो उठने के बाद में आप ऐसा उकड़ू बैठ के, ऐसा बैठ के आप तुरंत अगर पेट साफ करना है तो ऐसा बैठ के, ऐसा बैठ के 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास गुनगुना पानी। बहुत लोग पानी पीते हैं मगर जाएंगे गैस की तरफ, जाएंगे गैस में चूल्हा जलाएंगे और वो पानी बनाएंगे और गैस के वहां से ही खड़े खड़े पानी पिए। खड़े खड़े पानी पीने से काम नहीं बनेगा। अगर ऐसे बैठते हैं तो देखो ये जो है ये इसका पेट के ऊपर प्रेशर आता है और फिर रात में हमने जो भी खाया है, खाना खाने के बाद में जो पच गया है, पचने के बाद में पेट से, पेट की जो पेट और इंटेस्टाइन के बीच में एक वाल्व होता है तो वो वाल्व खुला होता है। ऐसा करने से और पानी पीने से वो क्या होता है, मुंह की अन्न नलिका की धुलाई करते हुए, पेट की धुलाई करते हुए वो जो पानी है वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी जाता है अतड़ियों में और ये अपनी इंटेस्टाइन जो है ये पाइप जैसी है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो प्रेशर आता है और पूरी सफाई हो जाती है। यहाँ ऐसा पानी पियो, 1-2 मिनट बैठो अगर बैठ सकते, और फिर वॉशरूम को अगर जाएंगे तो आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा। पेट साफ हो गया तो आधी बीमारी खत्म, बीमारी होगी नहीं। तो इसलिए आपको पेट ऐसा साफ करना। अगर जिनको पेट साफ नहीं होता है तो वो क्या करें, लैट्रिन को बैठे बैठे, बैठे बैठे लैट्रिन को कैसा बैठे, ये देखो ये जो है हाथ, ये हाथ इस ऐसे हाथ फोल्ड करें, यहाँ और यहाँ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब ऐसे करते हैं हम, ऐसे बैठते हैं ऐसे, तो हमारा पेट साफ होने में मदद मिलती है। ये ऐसा कर सकते। दूसरा क्या कर सकते, ये जो ठुडी है इस ठुडी को अच्छी तरह ऐसे ऐसे पंप करें, ऐसे मसाज करें तो भी पेट साफ। दूसरी बात क्या होता है, क्या होती है, बहुत लोगों को पेट साफ नहीं होता तो बहुत जोर लगाते, ऐसा जोर लगाते तो बहुत परेशान हो जाते, गोविंदा 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 ऐसा करते रहते हैं। और तो ऐसा जोर मत लगाओ। जैसा जोर लगाते हैं तो क्या होता है, जोर लगाने से वो अपना अपने ये जो सिस्टम है कमजोर होती। जोर मत लगाइए। गैया गोबर डालने के बाद में जैसा आकुंचन करती तो वैसा आकुंचन करें। 10-15 बार अगर उसको पुल करे, एनस को पुल करे, अपनी गुदा को पुल करे ऐसा ऐसा, तो क्या होगा, इधर से बैक प्रेशर तैयार होगा और पेट साफ होगा। तो ऐसा अपने को पेट साफ कर, पेट साफ हो जाएगा। यहाँ दबाने से भी हो जाएगा, ये भी नहीं होता तो ये दांतों के ऊपर दबाइए ऐसे 4-5 बार 10 बार ऐसे दबाइए तो इससे दांत भी मजबूत होंगे और पेट भी साफ होगा। नहीं तो अफर्मेशन करे कि मेरा पेट साफ हो गया, मेरा पेट साफ हो गया। रात को सोने के पहले अगर हम अफर्मेशन करते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो अफर्मेशन करते हैं कि मेरा पेट कल अच्छी तरह से साफ हो गया, तो ऐसे अफर्मेशन करेंगे तो भी पेट साफ होने में मदद मिलेगी। फिर पेट साफ होने के बाद में हम करते, हम हम दांत साफ करते। तो दांत साफ करने का तरीका क्या है, सबसे अच्छा, पहले भारतीय परंपरा में वो दातून करते थे और दातून एक तो नीम के नीम के होते थे या तो बबूल के होते थे, तो उसका ब्रश बनाते थे और उससे दांत साफ करते थे। मगर अभी तो ये बात रही नहीं क्योंकि नीम के पेड़ ही नहीं है, या है भी तो बहुत कम है, और वो अगर साफ करने जाओ तो जंगल कटाई हो जाएंगी। तो ये करने की जरूरत है। क्या करो, दांत साफ करने का सहज आसान तरीका बता। तो चुटकी भर नमक लो, उसमें 2-4 बूंद 5 बूंद सरसों का तेल डालो और
उससे मंजन करो, उससे साफ करो। कहा भी गया है, आंखों हिरड़ा दांतों लून। लून माना नमक। नमक और सरसों के तेल से अगर दांतों का मंजन करेंगे, ऐसा घिसाई करेंगे, तो आप चले जाएंगे ऊपर मगर दांत यहीं छोड़ के जाएंगे, इतने मजबूत हो जाएंगे। तो अगर किसी को बहुत दांतों के अंदर में तकलीफ है तो सरसों का तेल और हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, सरसों का तेल, नमक, इससे अगर मंजन करते हैं तो दांतों के यहाँ माना जिनको मवाद आता है या दांतों में से खून आता है तो वो खून आना भी बंद हो जाएगा। दूसरा, मंजन कैसे करना है? ये जो उंगली है बहुत स्ट्रांग है। इस उंगली से अगर करेंगे तो आपके दांतों के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। तो ये जो मध्यमा है, मध्यमा मिडल फिंगर से दांतों का दांतों को साफ करे, दांतों का मंजन करे। होता क्या है, आज के जमाने में जो ब्रश है, वो ब्रश के जो ब्रुसेल है वो ऐसे अगर चलाते, लोग तो इतने जोर जोर से चलाते कि बस वो ब्रुसेल, उससे क्या होता है, यहाँ का पूरा सीमेंट निकल जाता है। ऐसे चलाने से उसके अंदर कैविटीज हो जाती। वो वहां जो फ्लोराइड है, वो दांत चमकाने के लिए जितनी भी पेस्ट है, वो पेस्ट के अंदर में जो फ्लोराइड है, वो फ्लोराइड से क्या होता है, दांत तो चमकते हैं हमारे, मगर मगर यहाँ का एनेमल निकल जाता है। तो वहाँ एक सोडियम लारेल सल्फेट भी होता है, वो भी हमारे इस एनेमल को खराब करता है। और वो जो जितने भी पेस्ट है, वो पेस्ट से पेस्ट की कंपनियों को फायदा है, दांतों के वैद्य को फायदा है, मगर हमको कुछ फायदा नहीं। अब देखो, पहले के जमाने में कोई डेंटिस्ट होता नहीं था। आज हमारे गांव में तो कितने सारे डेंटिस्ट आके बैठे, उनका धंधा बहुत अच्छा चलता है। दांतों को अच्छा बनाने के लिए सबसे तरीका, मंजन करो। या तो जिनको बहुत तकलीफ है तो शुंठी की पाउडर भी डाल सकते हो मंजन में। थोड़ा सा तुरटी तुरटी भी डाल सकते हैं, सेंधो नमक भी डाल सकते। तो ऐसा अगर हम पाउडर बनाते हैं तो उससे भी आपके दांत मजबूत हो सकते। और तीसरी बात, मंजन करने के बाद में अपन नहाते। नहाते कैसे? नहाने के लिए जितना हो सके गुनगुना पानी, ठंडे पानी से नहाने का विधान है। अगर जो भी सीनियर सिटीजन है, बड़े लोग हैं, तो गर्म पानी से भले नहाए, मगर कैसा नहाए? कहते हैं बाल कृष्ण की हम जब उसको नहलाते तो कैसे, उष्णोदकम स्नानम समर्पयामि शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। माना बाल कृष्ण की गर्म पानी से नहलाओ, फिर शुद्ध पानी से, माना ठंडे पानी से नहलाओ। तो वैसा खुद को भी करे। पहले नहाना, गर्म पानी लीजिए, कपड़ा कपड़ा लीजिए, और कपड़ा या टॉवेल, छोटा सा टर्किश टॉवेल या तो नेपकिन लीजिए, और उससे पाव के तरफ से, माना इधर नीचे से शुरू करें, यहां से घिसना, टोवर्ड टोवर्ड हार्ट घिसना शुरू करें, यहाँ से हार्ट की तरफ घिसते लाइए, और और फिर पहले पाव की मसाज करें, फिर ऊपर ऊपर आए, फिर ऊपर जाए। अभी दूसरी बात ये कर सकते हैं, नहाने के पहले थोड़ा सा ठंडा पानी यहाँ डालें गले पे, और यहाँ डालें थोड़ा सा ठंडा पानी, और फिर नहाना शुरू करें गर्म पानी से। इसको मसाज करें अच्छी तरह से। सर को कभी गर्म पानी से मत नहलाइए। फिर अगर बहुत ठंडी के दिन है तो गुनगुना पानी डाल सकते, मगर गर्म पानी डाले सर के ऊपर तो बाल तो झड़ेंगे ही, दांत, आंखें भी कमजोर होंगी। तो इसलिए सर को गर्म पानी से मत नहलाइए। यहाँ तक आ जाइए, यहाँ मस्त तर, फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी या ठंडा पानी लेके सर को नहलाए। तो ऐसा नहा सकते हैं हम अच्छी तरह से। नहाना भी जरूरी है। नहाने के पहले आप
तेल भी लगा सकते हैं, कुछ मालिश भी कर सकते हैं। मर्दनम मना जिसको हम कहते हैं स्नेहन, स्नेहन मना तेल लगाना। तो तेल लगाना भी जरूरी है बहुत बार। तो तेल अगर समझो पूरे बॉडी का को तेल नहीं लगा सकते तो कम से कम पाँव के तलवे को रात में तेल लगाइए। कानों के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए। नाक के अंदर सरसों का तेल के 1-2 बूंदे डाले। सरसों का तेल या तो देसी घी भी डाल सकते हैं। तो ये अगर करेंगे तो देशी घी क्या होता है, देशी गैया का घी जो है वो अच्छी तरह एब्सॉर्ब होता है ब्रेन में। तो जिनको भी सर दर्द वगैरह की तकलीफ है तो वो रात को सोने के पहले यहाँ 2 बूंद देशी घी भी डाल सकते। तो ये आप कर सकते। और जितना हो सके रात को सोने के पहले नाभि में 1-2 बूंद खोबरे का तेल मना कोकोनट ऑयल या तो सरसों का तेल भी डाला जा सकता है, ये डाल सकते। जिनको बहुत बहुत मना खांसी बहुत आती है तो वो अपने गुदा को सरसों का तेल लगा सकते। सरसों का तेल लगाने से भी उनको फायदा मिल सकता है। फिर ये जो तेल वगैरह लगाए। अच्छा, दूसरा बालों को भी तेल लगाना जरूरी है। आजकल तो नया फैशन आ गया, माता बहने तो तेल लगाते नहीं और वो कहते हैं कि तेल लगाने से चिपचिपा हो जाता है, मगर ऐसा नहीं। यहाँ तेल लगाने से यहाँ खूब नारियल का तेल बहुत बढ़िया। यहाँ तेल लगाने से क्या होता है, नारियल का तेल एक तो पहले समझ लो बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल काम करता है। जो लोग यहाँ सरसों का तेल या नारियल नारियल का तेल धूप काले में वगैरह बाकी काल में लगा सकते। ये ठंडी के दिनों में सरसों का तेल भी लगा सकते। तो ये नारियल का तेल या सरसों का तेल एंटीवायरल काम करते हैं। ये जो तेल लगाते हैं तो हाथों को भी तेल रखता है। तो ये जो अपने हाथ जहां भी जाएंगे तो यहाँ वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, ना ही अपने को वायरस से हम बच सकते। मगर नारियल के तेल को बहुत सारा बदनाम कर दिया है और चिपचिप होता है। इसलिए मार्केट में जो भी तेल आते हैं तो वो जो तेल है वो तेल ही नहीं है। उसमें से वो बहुत ही पतला है, वो पतला है और उनकी खुशबू भी वैसी नहीं आती। तो जितना हो सके कोल्ड प्रेसिंग वाले तेल या तो कच्ची घानी का तेल अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते। तेल कैसा लगाना, यहाँ हाथ में तेल लीजिए लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड की उंगली यहाँ ऐसा करे और फिर ऐसा रगड़ रगड़ के यहाँ तेल लगा सकते। जिनके बाल बहुत झड़ते हैं तो रात को सोने के पहले यहाँ नारियल के तेल में 2-4 10 बूंद नींबू का रस डाले और नींबू के रस से, कच्चे रस से ऐसी मसाज करे तो बालों का झड़ना भी। बालों का झड़ने की इलाज करने के लिए बाबा रामदेव जी ये भी बताते, ये भी हम कर सकते। या तो यहाँ ये नाखून वगैरह के पकड़ के ऐसे यहाँ पंप कर सकते हैं। यहाँ आकुप्रेशर में ये कहा है कि ये हाथों की जो उंगलियां है, उंगलियों के जो सिरे है, ये सिरों से यहाँ चेतना के प्रवाह जाते हैं, मेरिडियंस होते। तो ये मेरिडियंस के शुरू के ये जो पॉइंट अगर हम ऐसे पंप करते हैं या तो यहाँ चिमटे लगाते तो भी बालों का झड़ना बंद हो सकता है। अगर बहुत बाल झड़ते तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा इधर पीछे हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो भी अभी ऐसा देखो, ये अंगूठा ऐसे पीछे ले लो और ऐसे पीछे लेके यहाँ हम अगर पंप करते हैं तो पंप करते, यहाँ जो 2 गड्ढे हैं वो पंप करते हैं तो उससे मेंटल टेंशन भी रिलीज हो जाएगा और बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा।
2 गड्ढे इधर पीछे में और बीच वाला तीसरा गड्ढा, ये तीनों गड्ढों के ऊपर अगर हम प्रेशर देते हैं तो मेंटल टेंशन कम कर सकते हैं और बालों का झड़ना भी बंद हो सकता है। यहाँ से नीचे तक अगर समझो दबाते दबाते लाए तो आपका सर्वाइकल माना गर्दन का दर्द भी कम हो सकता है। जिनको बहुत तकलीफ है सर दर्द की, उनको फिर से एक पॉइंट बताते ही, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट भ्रुकुटी मध्य में हम दबा सकते हैं, अपने हाथ से नहीं तो किसी पार्टनर से दबा सकते, ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा ये और तीसरा। दबाना कैसा है? पंप किए जैसा दबाना है। बीच वाला यहाँ दबाना है तो एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली लगा के दबा सकते हैं, या तो इससे भी दबा सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, जिनको माइग्रेन की तकलीफ है उनके लिए बहुत अच्छा काम करे। और दूसरा, आंखों की कमजोरी के कारण अगर समझो किसी को सर दर्द है, तो ये जो भ्रुकुट, ये जो भोवे है, ये भोवे जहां से शुरू होते हैं, तो यहाँ इंडेक्स फिंगर और अंगूठा इसके बीच में पकड़ के यहाँ दबाइए, ऐसा ऐसा दबाइए, फिर बीच में उसके बीचों बीच दबाइए, ऐसा दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, पंप करे। तीसरा, ये जो है भुवे जहां खत्म होती है वहां ये ऐसा रख के ऐसा मसाज कर सकते, तो इससे सर दर्द कम हो जाएगा। और समझो किसी के आंखों की कमजोरी के कारण अगर सर दर्द रहता है तो आंखों की धुलाई भी करें। अब देखो सारा दिन हम कितनी, ये हमारी आंखें जब हम नींद में रहते हैं तभी काम नहीं करती, नहीं तो सारा दिन काम करती। मगर सारा दिन काम करती मगर इसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, तो इसके तरफ ध्यान कैसा करें? तो आंखों को वॉश करें। कैसा वॉश करें? कप ले लीजिए, कप को पूरा पानी से भर दीजिए, पानी से भर दीजिए और फिर यहाँ चिपका दीजिए। आई कप भी आते हैं, आई कप अगर समझो लेते हैं पानी में भर के और उसमें आँख खोलते हैं बंद करते हैं, पानी के अंदर में आँख खोलते बंद करते, तो ऐसे 10-15 बार 20 बार करें तो आंखों की जलन भी कम हो जाएगी। ये पानी सादा टैप वाटर, इससे भी फायदा हो सकता है। पानी से आंख वॉश करने से इतना होता है, थोड़ा सा अंगार हो सकती, तो अंगार ना हो। और इससे भी बढ़िया तरीका क्या है कि आपके बाथरूम में कप रख दीजिए। आप जब भी यूरिनल को जाते हैं तो वहां खुद की पेशाब भरे और वो पेशाब से आंखों को वॉश करे। पेशाब की जो मना, ये जो यूरिन की जो पीएच है आपके अश्रु के पीएच के बराबर है, और इसलिए आपको आंखें कम भी जलेंगी और उसके साथ में वो इलाज भी करेंगी। जिनको मोतिया बिंदु हो गया है, समझो मोतिया बिंदु हो गया, तो उनकी आंखों को अच्छा करने के लिए, मोतिया बिंदु काटने के लिए आप खाली सेल्फ यूरिन से अगर आंखें वॉश करते तो भी वो मोतिया बिंदु चला जाएगा। या तो फिर सवेरे उठने के बाद में, रात भरी की सवेरे सोने के पहले आप मंजन करके सोए, अच्छी तरह से मुंह को साफ करके सोए। जब भी उठते हैं, उठे बराबर आपके मुंह की लार अगर काजल जैसी आंखों में भर दिया जाए तो आपके मोतिया बिंदु भी कट जाएगा और आपकी आंखों की समस्या से भी आप निजात पा सकेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका है। लार लगाइए, आई वॉश करे तो भी बढ़िया। अगर समझो सारा दिन हम काम करते तो रात को अगर सोने के पहले आई वॉश करके सोते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, और यहाँ जो भी फाइन पार्टिकल जमा हो गए, जो रेत के कण वगैरह जमा होते हैं वो सभी निकल जाएंगे। और जो बहुत मोटरसाइकिल चलाते,
धूल मिट्टी में सारा दिन जाते, तो उन्होंने को तो आंखों का वॉश करना बहुत ही जरूरी है। और उसमें आप काजल भी डाल सकते हैं, सुरमा भी डाल सकते हैं, या तो आजकल बहुत सुंदर एंटीबायोटिक वाले नहीं, एंटीबायोटिक वाले नहीं, तो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक आंखों के ड्रॉप भी डाल सकते। तो और फिर आप नहा लिए। नहा लेने के बाद में आपका बदन ड्राई करना भी बहुत जरूरी। बहुत बार देखा है, हम खेड़े पाड़े में रहते हैं, तो खेड़े पाड़े में अभी तो काफी परिवर्तन हो गया है। पिताजी नहाने जाते तो उनको सब करची बनियान वगैरह और फिर टॉवेल रखा जाता है, तो वो टॉवेल से नहाते हैं, टॉवेल से पूरा बदन साफ कर, बदन को ड्राई करते। मगर माता बहने खेड़े पाड़े की जो माता बहने जो है, वो उनके पास में टॉवेल ही नहीं होता। मगर तो ये बात अच्छी नहीं है। अगर समझो माँ के लिए टॉवेल नहीं है तो लाके दो उनको। और क्योंकि माता बहनें बहुत सारे कपड़े पहनती है, तो उनका शरीर भी ड्राई होना जरूरी है नहाते वक्त। और अगर नहीं होता है तो जुनेर कपड़ा ले लीजिए और उसको फोल्ड करे, उसको अच्छी तरह से सिला दीजिए, मस्त झालर लगा दीजिए, उससे अगर करते हैं तो भी चल जाएगा। मगर टॉवेल नहाने के बाद में अपने बदन को ड्राई करना ये भी बहुत जरूरी। फिर हम नहाने के बाद में अपन नहाते वक्त और क्या करें? नहाते वक्त कान की अच्छी तरह मसाज करें। नहाते वक्त पाँव के तलवे को झावा पत्थर से अच्छा अच्छा रगड़ रगड़ के साफ करें। पाँव का तलवा चमकाओ, चेहरा दमकाओ। अगर पाँव का तलवा अगर हम अच्छी तरह से साफ करते हैं, पाँव का तलवा हम अगर अच्छी तरह से साफ करते हैं, तो पाँव के अंदर जो भी हम हमारे शरीर से रिलेटेड पॉइंट्स है, वो सभी पॉइंट्स का मसाज हो जाता है और हमारा शरीर अच्छा रहता है। फिर हम करते हैं, हम फिर क्या करते हैं? हम पीते चाय। तो ये चाय ना, चाय में जो टैनिन है वो क्या करता है, हमारे अंतड़ियों को की परत को कड़क बनाते हैं। और फिर देखो उसमें जो टैनिन है, टैनिन जो चमड़ा चप्पलें बनाते हैं ना, चप्पलें बनाते, तो उसमें उस चप्पलों को ड्राई करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए टैनिन इस्तेमाल किया जाता है। और वही टैनिन चाय में से हमारे शरीर के अंदर में जाता है, तो क्या करते हैं, हमारी पूरी अन्न नलिका के ऊपर है, उनके पेशी को मार देता है। चाय ना, चाय पीने के बदले आप काढ़ा, काढ़ा क्या, काढ़ा कैसा बना? तुलसी के पत्ते, साइट्रस ग्रास जो होते हैं, या है हरा हरा ग्रास होता है, साइट्रस ग्रास, वो भी उसके पत्ते डाल सकते हैं। वो नहीं तो नींबू के पत्ते डाल सकते हैं। तीसरा ये डाल सकते हैं, थोड़ा सा अदरक लो, थोड़ा सा हल्दी डालो, जीरे पाउडर डालो, और ये दालचीनी पाउडर बहुत थोड़ी डालो, और इससे इससे काढ़ा बनाओ। तो ये काढ़ा काढ़ा वायरल इन्फेक्शन को भी दूर रखेगा, आपके गले को भी अच्छा रखेगा, और खांसी सर्दी भी नहीं होगी। काढ़ा पी सकते, पीना ही है तो काढ़ा पिए। तो मगर चाय ना पिए, चाय छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, और चाय पीते भी है तो काय की पीते हैं? शक्कर। शक्कर सबसे बुरी बात है, सफेद जहर है शक्कर। शक्कर के बजाय अगर लेना ही है तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, गुड़ की चाय बनाइए। और गुड़ तो दूध की चाय में तो डाल नहीं सकते, तो दूध की चाय में लोग फिर शक्कर डालते। शक्कर जो है, शक्कर बहुत बुरी बात है शक्कर।
और एक बार शक्कर खाने से क्या होती है, उसकी लत लगती, जैसे सिगरेट की लत लगती है ना, शक्कर की भी लत। एक लड्डू खाया तो दूसरा खाने की इच्छा होती। तो ये जो शक्कर, बहुत फैमिलीज में रोज खाने में मीठा होता है, और वो मीठे में शक्कर, शक्कर सबसे बेकार चीज है। मीठा खाना ही है तो फल खाओ, मीठा खाना खाना ही है तो, बहुत मीठा खाने का दिल होता है तो यहाँ तक कि डायबिटिक लोग हैं, वो भी मीठे फल भरपूर मात्रा में खा सकते। फलों में फ्रुक्टोज होता है, और वो फ्रुक्टोज पेट के अंदर में जब जाता है तो आपकी ट्रीटमेंट हो जाती, आपकी आपकी इसकी लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल कम करने में मदद करता है। इसलिए फल खा सकते हैं, मीठे फल खा सकते हैं। लेना ही है तो गुड़ ले लीजिए, गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ ले लीजिए, या तो खड़ी शक्कर ले लीजिए, वो चलेगा। मगर ये जो शक्कर है, ये सफेद शक्कर, ये तो बहुत बुरी बात है। तीसरी बात, फिर उसके बाद में हम तो सवेरे जितना हो सके चाय ना पिए। और सवेरे का समय, अब देखो उठना कब है, उठना कब है, 5 से 7 बजे तक हमारे इंटेस्टाइन का समय होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर समझो हम जल्दी उठते हैं तो हमारे 5 से 7 बजे तक हमारा पेट साफ। दूसरा, फिर 7 से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक हमारा जठर का पीरियड शुरू हो जाता है। तो उस वक्त हमें हमारे पेट में जो डालना है, तो सॉलिड डालो, सॉलिड डालो जितना हो सके, जितना हो सके। अगर डायबिटिक के पेशेंट है तो फल खाओ, बढ़िया। और या नहीं खा सकते तो पहले, खाने के पहले थोड़ा सा, नाश्ते के पहले थोड़ा सा तो फल लो। अगर वो भी नहीं ले सकते तो तो आपको नाश्ता जरूर करो। सवेरे 7 से 9 बजे के बीच में अगर आप ज्यादा भी खा लेते हैं तो भी वो बच जाता है, क्योंकि उस टाइम में हमारा जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होता है। खाने का समय मुकर्रर करो, सवेरे खाओ, शाम को खाओ, या तो सवेरे दोपहर शाम खा सकते। सवेरे का खाना जम के भी खाया तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा। दोपहर में जब खाना खाते हैं, दोपहर के खाने के बाद में थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा आराम करो। आराम करो माना सो जाओ ऐसा नहीं। अगर बहुत सीनियर सिटीजन है, बहुत बूढ़े आदमी है, तो वो वाम कुक्षी कर सकते, माना सोना नहीं है। लेफ्ट साइड में ऐसा टिल्ट होके लेफ्ट साइड में सो जाओ, तो उससे राइट नॉस्ट्रिल शुरू हो जाएगी और वो अन्न पचने में मदद करे। तो दोपहर के आराम करो, थोड़ा सा आराम करो, क्योंकि कहा गया है मृत्यु धावतो धावता, माना खाना खाने के बाद में जो बहुत दौड़ धूप करता है तो उसके पीछे भी मृत्यु दौड़ता है। तो इसलिए जितना हो सके दोपहर के खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करो। आफ्टर ए लंच रेस्ट व्हाइल, आफ्टर ए डिनर वॉक ए माइल। रात में खाना खाने के बाद में घूम फिर लो, माना 1 माइल तक जा सकते, ऐसा थोड़ा सा घूम फिर लो। रात में क्यों घूमना है? क्योंकि देखो, जैसा सूरज डूबता है तो आपका जठराग्नि भी डूब जाता है, माना बंद हो जाता है, वहां अन्न नहीं पच सकता। तो इसलिए उसको एक्टिवेट करने के लिए रात को खाना खाने के बाद में थोड़ा सा घूमना, कम से कम शतपावली तो करो, थोड़ा सा, माना थोड़ा सा घूम लो, तो आपका खाना अच्छे से हजम हो जाएगा। तो ये बात रखो ध्यान में। और इतना अगर हम करते हैं तो बल्ले बल्ले बल्ले, या दोपहर के और सारे दिन में 24 घंटे में खुद के लिए शरीर को फिट रखने के लिए एक तो वॉकिंग करो, या थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, थोड़े से एक्सरसाइज करो, तो अपने शरीर को हम अच्छा रख सकते। देखो सर्विसिंग, जैसा देखो कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उसकी सर्विसिंग करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं।
तो हमारे शरीर का भी ऑयलिंग मैंने बताया कि यहाँ तेल लगाओ, यहाँ तेल लगाओ, नाभि को तेल लगाओ, एनस को तेल लगाओ, तो ये यहाँ तेल लगा सकते, बालों को तेल लगाओ, तो ये तेल ऑयलिंग हो गई, ऑयलिंग हो गई, ग्रीसिंग हो गई। और एक हाथ बार, मगर जिनको बहुत तकलीफ है तो हफ्ते 15 दिन में, महीना भर में वमन भी कर सकते। वमन में मना उसमें बहुत सारा पानी पी लो और उकड़ू बैठ लो और यहाँ ऐसे उंगली डाल के वो उछाल करो, तो जो अंदर में जो गंदगी है, जो हमारी एसिडिटी बढ़ी है, तो वो एसिडिटी भी ठीक हो सकती है। तो इसलिए कभी कभार आप 15-20 दिनों में, जिनको, हाँ, जिनको एसिडिटी की तकलीफ वो वमन कर सकते, जिनको पेट साफ नहीं होता तो वो विरेचन भी कर सकते, कुछ पाउडर वगैरह लेके भी पेट साफ कर सकते, या तो हमने जो पेट साफ करने का तरीका बताया उकड़ू बैठ के पानी पीने से, उससे भी फायदा हो सकता है। और फिर क्या, खाना खाते तो क्या करें, खाना खाते हैं तो कैसा खाए, हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक, माना जो हमारे लिए हितकारी है वही खाओ, मित भुक माना कम खाओ, और ऋतु भुक ऋतुमान के अनुसार खाना खाओ। ऋतुमान के माना जैसा ठंडी के दिन है तो जिन जिन चीजों से कफ होता है वैसी चीजें मत खाओ, और कम खाओ, कम खाओ ज्यादा जियो। चाइनीज लोग भारतीय लोगों की कंपैरिजन में कम खाते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी उनकी कार्य क्षमता ज्यादा है। हम लोग ज्यादा खाते हैं और हमारी कार्य क्षमता कम हो जाए। तो खाए कितना, देखो ये, देखो ये कितना हो गया, इसमें कितना मासक, इसमें 2 रोटी 1 चपाती और कटोरी भर दाल वगैरह मांस, तो इतना खाए, इतना खाए, कम खाए। और अब होता क्या है, होता है क्या है, तो हमारा जो पेट है इत्तुसा है, इत्तुसा है, मगर ये लोहे का नहीं है ना, लोहे का नहीं है या तो मेटल का नहीं है, तो इसमें जो डालते हैं तो ये इलास्टिक है, तो ये बड़ा बड़ा हो जाता है और फिर उसमें हम भरते जाते। इतना ना भरे तो कितना भरे, उसको आधा भरे, थोड़ी सी जगह हवा के लिए रखे, थोड़ा सा पानी के लिए रखे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, खाना खाने के बाद में बहुत लोग तो खाना खाते खाते वक्त बहुत पानी पीते, पानी, अब देखो पानी पीने से क्या, अपने पेट में क्या है, एसिड, मना जो भी एंजाइम्स है वो एसिडिक है। जो भी हम खाना खाते हैं तो वो एंजाइम्स निकलते हैं अन्न को पचाने, अन्न को पचाने के लिए वो एंजाइम्स निकलते हैं, और फिर समझो 2-4 निवाले खाए, सू सू करते और फिर पानी पी लेते हैं, और पानी पीने से फिर क्या होता है, पेट में खाना 2 से 2.5 घंटे रहता है। जब समझो आपने पानी डाला तो वो एंजाइम्स डाइल्यूट हो गए, तो वो अन्न पचेगा नहीं, अन्न पचेगा नहीं तो अन्न सड़ेगा, अन्न सड़ेगा तो गैस बने, तो ये गैस को ही आयुर्वेद में वात कहा है। ये जो वात है, वात समझो सीने में जमा हो गया तो हार्ट डिसीज, अगर समझो कंधे में जमा हो गया फ्रोजन शोल्डर, सर में जमा हो गया तो माइग्रेन, अगर समझो ये पेट में जमा हो गया तो डायबिटीज, अगर समझो इधर किडनी में जमा हो गया तो किडनी स्टोन, लीवर में, लीवर पित्ताशय में जमा हो गया तो गॉल स्टोन। सभी बीमारियों की जड़ ये गैस है। तो ये वात, वात जैसा देखो ना, कहते निर्वात प्रदेश, वहां माना जहां हवा नहीं है उसको कहते हैं निर्वात प्रदेश। तो वात माना हवा, वात माना शरीर का रोग हम समझ बैठे, तो वात कहाँ से तैयार हो गया, जो आपने खाना खाया वो पचा नहीं, वो सड़ा, इसलिए वात तैयार हो गया। वो सर में गया माइग्रेन हो गया, कंधों में गया तो फ्रोजन शोल्डर हो गया, इधर गया तो हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इधर गया तो किडनी स्टोन, इधर गया तो गाल स्टोन। और वो समझो ये वात जब बढ़ता है तो एसिड तैयार होता है, एसिडिटी बढ़ती है, वो अगर समझो रक्त की एसिडिटी बढ़ी तो क्या होता है?
रक्त की एसिडिटी बढ़ी तो हम आदमी मर सकते हैं। रक्त की एसिडिटी से ही ये बवासीर होती है। तो एसिडिटी देखो, रक्त जो है वो अल्कलाइन ही रहता है, अल्कलाइन। तो उसको अल्कलाइन रखने के लिए अपने शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती। और फिर अगर समझो हम अल्कलाइन डाइट लेते हैं, अल्कलाइन डाइट क्या है? जितना हम कच्चा खाए, जितना हम कच्चा खाए ये वो सभी अल्कलाइन। अगर समझो जितना हम पका हुआ खाते, एक जमाना था कि हम बहुत ज्यादा कच्चा खाते थे, मगर अभी अभी अब देखो आधा कच्चा भी नहीं खाते। पहले के जमाने में भरित करते थे, भरित। अभी तो गैस में वो भरित नहीं होता, चूल्हे में भरित होता है। तो बैंगन होता है ना, उसको चूल्हे में डाल के उसको उसको भूनते थे और उसको उसका स्मैश करते थे, उसका भरित बनता था, भरता भरता बनता था। मगर वो भी बंद हो गया। पहले हम जाते थे खेत में, तो गेहूं के खेत के गेहूं का हुरडा बनाते थे, इसका हुरडा बनाते थे, चने का हुरडा बनाते थे। मगर ये गेहूं चना इसका हुरडा माना आधा कच्चा, वो भी बंद हो गया। पहले सत्तू खाते थे लोग, थोड़ा सा आधा कच्चा, तो वो भी बंद हो गया। तो ये जो है जितना पका हुआ खाना बहुत हम खाने शुरू हो गए। और ये पका हुआ खाना, तली हुई चीजें खा खा के हाँ हमारा शरीर कमजोर हो गया, खराब हो गया। तो जितना हो सके इसके तरफ ध्यान दे। खाने नहीं कुछ नहीं कर सकते तो खाना खाने के पहले सलाद खाए, कच्चे खाए, कच्ची सब्जियां खाए। ये अगर हम खाते हैं तो कितना भी कच्चा रहे ना, तो कितना भी चबाओ, चबाने के बाद में कितना भी चबाओ, तो चबाने के बाद में बारीक कितना होगा, रेत के कण जितना बारीक होगा। और वो जब अतड़ियों से जब जाएगा तो वो खराटे का काम करेगा, झाड़ू का काम करेगा और अपनी अतड़ियों को साफ करेगा। वो अगर हम साफ करते हैं, अपनी अतड़ियों का ख्याल रखते, तो बल्ले बल्ले हमारी जिंदगी सुधर सकती है। तो मेरे को लगता है इतना काफी है। अभी कुछ समय रखते हैं, कुछ आंसर, क्वेश्चन आंसर भी हो, और आप लोग कुछ बोले, आप लोग कुछ बोले। चित्रा जी बोलिए कुछ। थँक्यू काका, खरंच खूपच छान इन्फॉर्मेशन तुम्ही आम्हाला दिली. असं वाटत होतं की ऐकतच राहावं. ऍक्च्युली भरपूर अजून असेल सांगायला, पण तुम्ही वेळेच्या कमतरतेमुळे तुम्ही शेअर नाही करू शकत. पण थँक्यू सो मच. काही प्रश्न आहेत का? प्लीज विचारू शकता तुम्ही. बड़े साहब कुछ बताओ। नमस्कार। माझा एक प्रश्न होता काका, की हाँ भरपूर लोकांना जसं आता शुगर, डायबिटीजचे वगैरे जे पेशंट्स असतात, त्यांना नेहमी क्रेविंग असतं, काहीतरी खात राहावं याची त्यांना ते फिलिंग राहते. तर मग कसं मॅनेज करायचं तेव्हा? हाँ, डायबिटीज के पेशेंट के लिए वो उनको डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि खाते रहो, दिन में 3-4 बार या खाते रहो। ऐसा क्यों बताते? इसका कारण है, डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए हम थोड़ी सी 2 बातें बता देते हैं। जिनको डायबिटीज है वो क्या करें? वो क्या करें? पहले तो 7 बजे या 7:30 बजे इतना सा अदरक का टुकड़ा ले और उसमें 10 तुलसी के पत्ते ले और मुंह में डाले, चबा चबा के उसका रस निगलते रहे। वो जब निगलते रहेंगे तो अपने शरीर में इंसुलिन बनेगा। वो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर आप 7:30-8 बजे से खाना शुरू करें। खाना क्या खाए? तो जितना आपका जितना आपका वजन है, वो वजन को 10 से मल्टीप्लाई करे। और मना समझो मेरा वेट 50 kg है, 10 माना 500 ग्राम। 500 ग्राम आपको फल खाना है, मीठे फल। ज्यादा हो गए तो भी चलेगा, कम नहीं खाए। तो 500 ग्राम अगर हम फल खाते हैं तो ये हो गया हमारा नाश्ता। फल खाने के बाद में अगर आप 7 बजे ना, खाना खाने के पहले 7 बजे अगर आप ग्लूकोज लेवल अपनी देखते हैं तो 200-250 मिलेंगी। और फिर खाना खाने के बाद में, माना फल खाने के बाद में आप 10 बजे
शुगर लेवल देखेंगे तो 105 110 इतनी भरेगी, वो कम हो जाएगी। तो फल, मीठे फल ये दवाई का काम करेगी। ज्यादा ज्यादा खाओ, जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे फल खाओ, जो सीजनल फल है वो खाओ। अमरूद खाओ, केला खाओ, केला तो सस्ता है और कहीं भी मिल सकता है, तो केले खा सकते हैं। तो ये सवेरे के टाइम में ये खाए। दोपहर के टाइम में 2 प्लेट बनाए। पहली प्लेट में आधी आधी सब्जियां, मना समझो 500 ग्राम सवेरे खाया तो उससे आधी, मना 250 ग्राम आप सब्जियां खाए। उसमें हरे पत्ते खाए, हरे पत्ते 20-25 ग्राम, और फिर सब्जियां खाए। और दूसरी प्लेट में आप खाना बनाए, खाना खाए, कोई भी खाना खा सकते। जितना हो सके, जितना हो सके गेहूं को कम करें। गेहूं में ग्लूटेन होता है और ये जो ग्लूटेन है इंसुलिन को इनहिबिट करता है, इंसुलिन बनने नहीं देता, इसलिए गेहूं को कम करें। चावल खाइए। चावल जो है, चावल मना बिना छिलका उतारे, मना बिना पॉलिश किए, मना वो जो ब्राउन राइस जिसे कहते हैं, या कम पॉलिश वाला चावल खाए तो भी आपकी शुगर लेवल कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, मना नॉर्मल रहेगी। मगर चावल को बिन फालतू बदनाम कर दिया, तो चावल भी खा सकते। और ये बाजरी, नाचनी, जवारी, इसका बना के खा सकते हैं, ये खाओ। और फिर शाम में भी यही खाओ। दूसरी बात, मगर इसमें हमने अभी जो बताया तो इसमें कोई दवाई नहीं बताई। तो ये जो दवाई खाने के बाद में क्या होता है, इंसुलिन एब्रप्टली कम हो जाती है। इंसुलिन अपनी ग्लूकोज लेवल एब्रप्टली कम हो जाती है, और इसलिए वो लोग बोलते हैं कि खाते रहो। अगर समझो आपको भूख लगी तो खाते रहो। तो ये खाना इसलिए बोला है। तो इस दुष्ट चक्र से बाहर निकलने के लिए हम एक नाम बताते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। इनका 72 घंटे में डायबिटीज मुक्ति, इसके ऊपर काफी कुछ उन्होंने कहा है। उनका बहुत रिसर्च है इसके ऊपर। वो उनको 2-4 बार सुन लीजिए। 2-4 बार सुनने के बाद में आपके दिमाग में जो बातें हैं कि मेरी डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, शुगर लेवल ठीक नहीं हो सकती, ये निकल जाएगा। और तो इतना ही ये कर सकते हैं। थँक्यू काका. म्हणजे राईस बद्दल बोलायचं जर असेल तर आपल्याकडे जे हँड पाउंडेड राईस म्हणजे हातसडीचा तांदूळ असतो तो चांगला बढ़िया। असतो ना काका? हाथ सड़ी का तांदूळ, हाँ, हाथ सड़ीचा तांदूळ अतिशय चांगला। माना उसमें हाथ सड़ी का माना उसमें पॉलिश नहीं निकला नहीं जाता होता. है। हाँ, तो राइट. वो जो राइस पॉलिश है वो उसमें फाइबर ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे पचता है। दूसरा, अगर धीरे धीरे पचे ऐसा अगर आपको लगता है तो आप मेथी दाने की पाउडर बना के खाना खाने के पहले थोड़ा सा ले लीजिए, तो वो भी आपको वही इफेक्ट देगी और अन्न को धीरे धीरे पचाएगी। अन्न जब धीरे धीरे पचता है तो एब्रप्टली आपकी ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ती और आपको सारा दिन एनर्जी मिलती रहेगी। ये मिळतील. बरोबर. म्हणजे आहार हेच औषध हे समजायला हाँ, लागलंय आता. हाँ, हाँ, आहार बरोबर. हेच औषध, बरोबर। आणि बरोबर. अगर समझो किसी को बहुत तकलीफ होती है खाना खाने, मना मीठा खाने का दिल होता है तो गुड़ खा सकते, थोड़ा सा गुड़ खा सकते, येस. गुड़ खा थँक्यू काका. सकते, खजूर खा सकते। और किसी को पूछना है कुछ? हाँ, बड़े साहब कुछ पूछना है? विमला ताई? तो एक स्वतःला विचार अनम्यूट करा. हाँ, बोला बोला ना सर. हाँ, बोला। हा, साधारणतः आपण जेवण वगैरे करतो है की नाही. आता ते डॉक्टर दीक्षित म्हणतात की एक बरेच तासाचं अंतर असलं पाहिजे 2 जेवणामध्ये. तसं साधारणतः 2 जेवणामध्ये किती अंतर असलं पाहिजे की खाण्यामध्ये? अगर हम फल खाते हैं तो 45 मिनट में फल पच जाते, 40-45 मिनट में फल पच जाते। तो उसके बाद में फल खाए जा सकते सारा दिन भर। मगर अगर खाना पचने में भी 2.5 घंटा लगता है।
वो जो पका हुआ खाना पचने में 2.5 घंटा लगता है, और इसलिए इसलिए सवेरे खाओ शाम को खाओ, बेस्ट ऑप्शन। माना 2 टाइम खाओ तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी। और तो 2 टाइम खाओ या तो फिर 3 टाइम खा सकते, कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो भी रहना चाहिए, 2 खाने के बीच में 3-4 घंटा रहना चाहिए। दूसरी बात, खाना खाने के बाद में तुरंत अगर हम पानी पीते हैं तो अपना नुकसान हो सकता है, तो इसलिए तुरंत पानी ना पिए, 1.5 घंटे के बाद में 2 घंटे के बाद में पानी पिए। थोड़ा सा 1-2 घूंट ले सकते, मगर 1-2 घूंट जब लेने के लिए अपन खाना खाते समय पानी रखते हैं ना, तो 1-2 घूंट के बजाय ग्लास भर पी लेते, और इसलिए ऐसा ना करो। खाना खाने के टेबल में पानी रखो ही नहीं, फिर बाद में पानी पियो 1.5 घंटे के बाद में, तो बढ़िया रहेगा। पानी और खाना इसके बीच में ये कर सकते। और दुसरं असं विचारायचं होतं की बहुतेक आता हे आपल्या प्राणी मात्र असतात की म्हैस गाय वगैरेच्या बाबतीत असं हे आहे की बा त्यांच्या वेटच्या प्रमाणात त्यांना आहार दिला पाहिजे. बरोबर. हा, माणसाच्या बाबतीत तसं काही आहे का? हो, माणसाच्याही बाबतीत तसंच आहे, अपने वेट के अनुसार ही हमको खाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। हम और इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, जितना हमको भूख है, मैं ना समझो मेरा खाना, मैं समझो 2 रोटी खाता हूँ, तो हो सके आधी रोटी कम करे तो बढ़िया रहेगा। मगर हम बहुत ज्यादा खा रहे, इतने इसमें जितना मात्रा है उतना खाना चाहिए, तो मगर होता नहीं ऐसा। ये हमारा इलास्टिक है ना, इलास्टिक है तो जितना भी खा ले तो वो समाते जाता है और पेट बड़ा हो जाता है। मगर अपन जितने अपने वेट के अनुसार, माना जैसा हमने बताया कि समझो आपका वजन 50 केजी है, 50 केजी है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 माना 500 ग्राम आपको खाना है एक टाइम। तो ये कर सकते हैं। ये पके कच्चे के साथ में जो है वो पके के साथ में भी कर सकते हैं। बरेच वेळा काय होतं सर, ते कॅटरिंग वाले असतात ना, कॅटरिंग स्वयंपाक करणारे, हाँ, त्यांचं बहुतेक असा अंदाज असतो की साधारणतः एक मनुष्य किती खाईल आणि तेवढंच ते पकवतात. मग ते भाजीचं वजन असो, भाताचं असो, पोळ्यांचं असो, असं वजन ते गृहीत करतात. बरोबर आहे. काका मी ऍड करू का यात थोडंसं? करा. सर ऍक्च्युली याचं म्हणजे थोडं आपल्याला असं अवेअर करावं लागेल स्वतःला, कारण मनाची भूक आणि शरीराची भूक या दोन खूप म्हणजे थिन लाईन आहे, खूप पातळ लाईन असते. त्यासाठीच आपल्या शरीराला किती अन्नाची गरज आहे हे आपलं शरीर आपल्याला सांगतं, आणि कधी गरज आहे हे आपलं शरीर आपल्याला सांगतं. पण त्यासाठी आपल्याला थोडं सेन्सिटिव्ह व्हावं लागतं. जेव्हा आपण कधी जेवतो तर हे मोबाईल, टीव्ही ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण लक्ष न देता शांत मनाने जर बसून आपण जेवलं तर आपलं शरीर आपल्याला गाईड करतं की आपल्याला एवढंच क्वांटिटी आपल्या शरीराला गरजेची आहे. करेक्ट, बहुत अच्छी बात बताई। खाना खाते समय जो बताना भूल गया मैं, खाना खाते समय खाना ही खाए, मोबाइल ना रखे और टीवी तो बिल्कुल ना देखे, नहीं तो टीवी देखते देखते कितना खा लेते हैं वो पता ही नहीं चलता, और वो खाना आपको तो लगेगा नहीं, वो तो अंदर चला जाएगा। तो ऐसा ना करें, खाना खाते वक्त खाना ही खाइए, खाने को एंजॉय करें। जैसा देखो दिवाली में पंच पकवान वगैरह रहते ना, तो देखो कैसा लड्डू है, कितना गोलाकार रहता है, वो करंजी है कैसी चंद्राकार रहती है, कुछ ये जो ये अपने कुछ कुरकुरे जैसे होते, तो उसका साउंड होता है, आवाज होता है, तो उसका आवाज भी जरूरी है। पंच पकवान माना पंच तत्व जिसमें है ऐसी चीजें, तो उसमें हवा भी है, आवाज भी है, ठीक है ना। तो ये सब उसको एंजॉय करना जरूरी है। जो लोग उसको एंजॉय करते हैं वो कम खाना खाते, कम खाने में ही ज्यादा समय ज्यादा उनकी भूख खत्म हो सकती है। और दूसरी बात बताना है कि उतना ही ले कि जितना खा सकते, झूठा ना रखे और वेस्ट ना करे।
बरोबर बरोबर. चलो, और किसी को ऐड करना है कुछ? चलो, मी पुन्हा पुन्हा विचारतो, बरोबर, याच्याबद्दल माफ करा. हा. बरेच वेळा गावात जसं आपण जेवणाच्या अगोदर तुम्ही कोशिंबीर खायचं सांगत आहेत, तशा पद्धतीनं गोड केव्हा खायचं, त्याच्यानंतर आंबट केव्हा खायचं, असं काही आहे का? जिनको घुटनों का दर्द वगैरह है तो वो जितना हो सके आंबट है ना, आंबट वगैरे वस्तू कमी खा, रात्रीच्या वेळेस तर कमी खा. अच्छा, खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में क्या पिया जा सकता है? सवेरे, और सवेरे के टाइम में खाना खाने के बाद में आप जूस ले सकते. दोपहर के टाइम में खाना खाने के बाद में आप छाछ पी सकते, ताक पिऊ शकतो आपण. और रात के समय में कुछ लोग बोलते हैं कि रात के समय में दूध पिया जा सकता है. और मीठा बहुत जगह पता नहीं मीठा खाने का रिवाज है, मगर शास्त्रों में इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि खाना खाने के बाद में मीठा खाना ही चाहिए. मीठा अगर खाना है तो मीठे फल भले खाओ. और दूसरा एक करो कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा फल है, फल पचने में बहुत कम समय लगता है, तो इसलिए खाना खाने के पहले फल खाए जाए, खाना खाने के बाद में फल ना खाए. अगर खाना ही है फल, खाना खाने के बाद में तो 2-2.5 घंटे के बाद में खाए. तो अगर समझो पहले ही फल, क्योंकि वो पचता नहीं, वो अपनी मशीनरी है ना. जैसा समझो मैंने रोटी खाया तो रोटी पहले पचेगी, फिर बाद में चावल खाया तो फिर उसके लिए वो कंफ्यूज हो जाती. तो इसलिए जितना हो सके एक अन्न खाए, या उसका मेनू ऐसा बनाए. समझो आपको भजिया खाना है तो भजिया ही खाए. और नहीं तो क्या करते हैं अपन, अपने बैलेंस डाइट के चक्कर में चावल, सब्जी, रोटी और बहुत सारी चीजें, चटनियां वगैरह वगैरह एक साथ इतना रखते हैं, तो वो उसमें से कुछ पचता है, कुछ नहीं पचता है. तो इसलिए जितना हो सके कम पदार्थ रखे. बैलेंस डाइट के चक्कर में वो न करे. जरूर बैलेंस डाइट ले, मगर सवेरे का मेनू अलग, दोपहर का मेनू अलग, शाम का मेनू अलग, ऐसा अगर रखते हैं तो सभी चीजें खाई जा सकती. कितना खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना हम पचा सकते हैं और कितने इफिशिएंटली पचा सकते, ये जरूरी है. अगदी बरोबर काका. चलो, टाइम हो रहा है. एनर्जी बॉल करते. दोनों हाथ खोल दीजिए. हाँ, सांस भरते जिह्वा को ऊपर चिपकाइए, सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे. नेक्स्ट, हाथ बीचों बीच. हाथों को रोटेट करें. विरुद्ध दिशा में. देखो क्या जनरेट किया. ये एनर्जी बॉल, जहां भी तकलीफ है वहां ले लीजिए.
जिनको सीने में तकलीफ है सीने के ऊपर ले लीजिए, चोकुरे 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 से किसे किसे की झोनर झोनर झोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। जिन्हें पेट में तकलीफ है पेट के ऊपर ले लीजिए, जिनको कहीं ग्रोथ है अनुभव करे, वो जल की राख हो गई, चोकुरे 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 से किसे किसे झोनर झोनर झोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। जिनको पीठ में तकलीफ है, गर्दन में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन फायर ड्रैगन, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे मेरी गर्दन, पीठ, कमर पूर्णतः ठीक हो गई। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे, मारा मारा मारा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। महसूस करे मैं ईश्वर पिता का बच्चा, ईश्वर पिता सुख का सागर है, सुख के सागर के हम बच्चे, सुखदेव है। सभी प्रकार के सुख साधन मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं सुखदेव हूँ। हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. Thank you all. आप सभी के कारण आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार है। ईश्वर पिता की असीम कृपा हम बच्चों के ऊपर हुई और ईश्वर पिता ने हमको बहुत शक्ति से नवाजा। ईश्वर पिता का तहे दिल से हम शुक्रगुजार है। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, हमारी साधना बहुत अच्छी रही। आप सभी का ईश्वर पिता आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। आपका संसार फले फूले, आप हर दिन हर तरक्की करते रहे, यही कामना। धन्यवाद। थैंक यू काका। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति काका जी। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti sir, thank you for this very important information. Thank you sir. अरे चित्राताई, हो मॅडम। अरे सरांचा व्हिडिओ सुरुवातीपासून आखरीपर्यंत टाका ना, ते हो 2-3च आज टाकते। हो नक्की टाकते। कारण की माझा तो क्लास असतो ना, तर त्यासाठी माझं होतच नाही सकाळचं करणं। हो नक्की टाकूयात। हो म्हणजे सुरुवातीपासून लास्ट पर्यंत झालं पाहिजे तसं टाका ताई। हो पूर्ण टाकूया। हो हा, मी युट्यूब वरचे करते पण ते थोडे अर्धे आहे, मग त्याच्यात म्हणजे आपले दुसरे आहे ना, तर ते पूर्ण होऊन नाही राहिलं माझ्याने। नक्की ओके। हा धन्यवाद। ओम शांती काका, धन्यवाद। थँक्यू काका। ओके।